बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हमने वर्ग माध्य मूल मान फाइंड आउट कर लिया था। हाफ रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए IRMS इज इक्वल टू IM/2 के रूप में हमने इसे फाइंड आउट किया था। आज हम फाइंड आउट करेंगे अगला पद, एक पूर्ण चक्र में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान था। आज हम करेंगे वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो EAC या ERMS वैल्यू, इसको वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने के लिए धारा के वर्ग माध्य मूल मान को कुल प्रतिरोध के साथ क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ERMS इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू IM/2 है IRMS की, तो IM/2 यहाँ हमने रख दी, प्रतिरोध से इसे गुणा कर दिया। IM की वैल्यू VM/R+RL के रूप में होती है। IM जो है VM/R+RL के रूप में यहाँ रख दिया। तो RL से RL पद कैंसिल हो जाएगा और आपके पास VM/2 के रूप में जो है वर्ग माध्य मूल मान वोल्टता का मिलता है। बात करते हैं शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान। तो PAC के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं और IRMS के स्क्वायर से प्रतिरोध के साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें शक्ति का वर्ग माध्य मूल मान फाइंड आउट होता है। तो PAC इज इक्वल टू IM²/4 ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि IRMS वैल्यू IM/2 के रूप में होती है। चूँकि IRMS इज इक्वल टू IM/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो IM²/4 R+RL ये आपको मिल जाता है। बात करते हैं PAC की, तो 1/4 VM/R+RL का स्क्वायर, ये IM की वैल्यू रख दी, और R+RL, तो एक R+RL से एक R+RL यहाँ कैंसिल हो जाता है। तो शक्ति का जो वर्ग माध्य मूल मान है I1/4 VM²/R+RL के रूप में यहाँ मिलता है। बात करेंगे अब हम दक्षता की। दक्षता यानी कि निर्गत डीसी की मात्रा कितनी होगी, हमने ऐसी प्रोवाइड की थी निवेशी से। तो निर्गत डीसी की कितनी मात्रा यहाँ हमें फाइंड आउट होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो ईटा बराबर PDC/PAC, यानी कि डीसी घटक और एसी घटक, यानी कि डीसी शक्ति और एसी शक्ति का अनुपात इंटू उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ईटा बराबर PDC की वैल्यू रखी हमने IM²/π² इंटू RL के रूप में। PAC की वैल्यू रखी IM²/4 R+RL के रूप में, इंटू उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से एक RL को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बन जाएगा 1+R/RL। तो 4/π² RL से RL कैंसिल इंटू 100%। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो गया यहाँ प्रतिशत। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो जब इसके स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40.6
अपॉन 1+R/RL प्रतिशत के रूप में। केस फर्स्ट देखते हैं। यदि जो लोड प्रतिरोध है वो और प्रतिरोध R दोनों बराबर हैं तो उस सिचुएशन में इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ 1 रख देंगे इनका अनुपात। तो ईटा बराबर 40.6/2। तो यहाँ आपको जो दक्षता मिलेगी R+RL की सिचुएशन में, यदि R RL के बराबर है तो इस सिचुएशन में जो आपको दक्षता की वैल्यू फाइंड आउट होगी, दक्षता बराबर 20.3% के रूप में। बात करते हैं केस सेकंड की। यदि R इज लेस देन 2RL, R का मान यदि RL से कम है तो दोनों तरफ सर्वसमीका में RL का भाग देंगे, तो R/RL इज वेरी वेरी लेस देन टू 1। तो इस सिचुएशन में ये जो अनुपात है R/RL का वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपको दक्षता मिलेगी 40.6% के रूप में। इसलिए R को जो है RL से कम रखना ही ठीक है अधिकतम दक्षता फाइंड आउट करने के लिए। अब हम अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी को पढ़ते हैं। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ ये इनपुट है, यहाँ से इस AC धारा वोल्टता हम यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली पर, और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली हो गई। यहाँ 2 डायोड का उपयोग किया जाता है, एक तो डायोड D1, एक डायोड D2। यहाँ मध्य निष्कासी के रूप में इस तरह से लगा रहता है, RL से मध्य निष्कासी, और RL के सिरों पर हमें आउटपुट वोल्टता फाइंड आउट होती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 PN संधि डायोड का उपयोग यहाँ हम करते हैं दिष्टीकरण के लिए, जिससे पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता अर्ध तरंग दिष्टकारी से अधिक हो जाती है तथा इसमें मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर इनपुट वोल्टता VI वोल्टता आरोपित की जाती है तो प्रेरण कुंडली के फलस्वरूप द्वितीयक कुंडली पर VS वोल्टता क्या होती है, प्रेरित हो जाती है। VS के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्रबायसित तथा डायोड D2 पश्चबायसित होता है। अतः धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 के कारण परिपथ में एक दिशा में धारा I1 प्रवाहित होती है, जिससे RL पर वोल्टता की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार VS के ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 पश्चबायसित होता है तथा डायोड D2 अग्रबायसित होता है। अतः ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D2 के कारण धारा I2 का प्रवाह होता है, जिससे RL पर वोल्टता की प्राप्ति हो जाती है। अतः एक पूर्ण चक्र में RL के दोनों सिरों पर दोनों डायोडों के कारण एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिससे निर्गत वोल्टता की प्राप्ति होती है। डायग्राम से भी हम इसको समझते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले हमने इनपुट दिया प्राइमरी वोल्टता पर। प्रथम अर्ध चक्र की बात करते हैं। तो प्रथम अर्ध चक्र में ए रहेगा प्लस कंडीशन पे, प्लस पे, बी सिरा रहता है माइनस सिचुएशन पे। तो इस सिचुएशन में ये डायोड अग्रभाषित होगा, ये डायोड पश्चभाषित होगा। तो प्रथम अर्ध चक्र में डायोड D1 के द्वारा धारा का चालन किया जाता है। डायोड D1 के द्वारा जो है धारा का चालन किया जाता है। और जब दूसरा अर्धचक्र आता है तो दूसरे अर्धचक्र में ए जो है माइनस में और बी प्लस में होता है। इसे ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। तो एक सिरा जो है माइनस में, बी सिरा प्लस में होता है। तो इस सिचुएशन में जो है डायोड D2 अग्रभाषित और डायोड D1 पश्चभाषित होने से डायोड D1 तो धारा का चालन नहीं करता, लेकिन डायोड D2 जो है धारा का चालन करता है। तो इसके द्वारा धारा I2 यहाँ से प्रवाहित होकर RL के सिरों पर मिलती है। तो इस प्रकार दोनों ही अर्धचक्र में RL पर वोल्टता का मान हमें प्राप्त होता है। इसलिए अर्ध तरंग दिष्टकारी की अपेक्षा पूर्ण तरंग दिष्टकारी अच्छा होता है। तो इस प्रकार जो है एक पूर्ण चक्र में जो है दोनों डायोड के द्वारा RL पर धारा प्रवाहित की जाती है। अब हम जो है इनके वक्र ग्राफ को समझते हैं। देखिए, यहाँ इनपुट जो है दी जा रही है एक पूर्ण चक्र के लिए। यह हमने पूर्ण चक्र बनाया है 0 से T/2, फिर T, 3T/2 से 2T। तो इस तरह से ये वक्र टाइम के रेस्पेक्ट में वोल्टता किस प्रकार फ्लो करता है उसे बताया गया है। तो प्रथम अर्धचक्र में ये जो है धारा इनपुट में दी, ये सेकेंडरी पर वोल्टता। अब इस फर्स्ट अर्धचक्र में डायोड D1 अग्रभाषित होता है, तो डायोड D1 के द्वारा धारा का चालन किया जाता है। डायोड D2 पश्चभाषित होने से धारा का वोल्टता का चालन नहीं करता है। तो यहाँ पूरे में धारा क्या है, 0। इसी तरह बात करते हैं दूसरे अर्धचक्र ऋणात्मक अर्धचक्र की। तो इसमें धारा की दिशा और परिमाण बदल गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया है, ऋणात्मक डायरेक्शन में आ गया है। तो इसलिए यहाँ ये इनपुट धारा और ये सेकेंडरी कुंडली से इनपुट जो निकल रहा है वोल्टता का मान, वो अब पश्च बायस यानी जो डायोड D1 है वो इस ऋणात्मक अर्धचक्र में पश्चभाषित होने से धारा का चालन नहीं करता है। तो पूरे चक्र में धारा का मान कितना रहता है, 0 रहता है। और डायोड D2 जो है अग्रभाषित होने के कारण, जो डायोड D2 है वो अग्रभाषित होगा। ये अग्रभाषित होता है तो ये फिर जो है धारा का चालन करता है। तो डायोड D1 तो से प्रवाहित धारा जिसमें 0 और डायोड D2 के कारण धारा का चालन होता है। तो यहाँ लोड पर जो आउटपुट मिलता है वो इस प्रकार D2 के कारण मिलता है। तो एक अर्धचक्र में जो हमें आउटपुट मिलता है वो डायोड D1 के कारण, और दूसरे अर्धचक्र में जो हमें वोल्टता का मान मिलता है RL पर वो डायोड D2 के कारण मिलता है। फिर इसी तरह अगले अर्धचक्र में वापस धारा धनात्मक अर्धचक्र में आ जाएगी। तो फिर D1 जो है अग्रभाषित, तो D1 के द्वारा धारा का चालन होगा, D2 के कारण नहीं होगा। तो इस प्रकार पूरे चक्र में, एक पूर्ण चक्र में जो है डायोड D1 D2 के द्वारा जो है धारा का चालन किया जाता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का यही फायदा है कि इसमें चक्र कोई सा भी हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो,
हमें RL के सिरों पर जो है आउटपुट वोल्टता का मान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आधे चक्र में, जैसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी में प्रथम अर्ध चक्र में धारा का मान मिल रहा था, द्वितीय अर्ध चक्र में धारा का मान कितना हो रहा था, 0 हो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का यही फायदा रहता है कि इसमें संपूर्ण चक्र के दौरान, पूर्ण चक्र के दौरान जो है आपको धारा का मान प्राप्त होता है, धारा का चालन यहाँ होता है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका जो है गणितीय विश्लेषण, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो है उस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का जो गणितीय विश्लेषण है, जिसमें हम धारा का औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान और शक्ति, वोल्टता का मान, वोल्टता का औसत मान, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, इन सब को फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इन क्लासेस के जो नोट्स हैं इनको आप प्रिपेयर करते रहें, तैयार करते रहें, ताकि आपको जो है आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चलती रहे। इसी दृष्टिकोण से आप इनको जो है कंटिन्यू बनाते रहें नोट्स को, और कोई भी प्रॉब्लम होने पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।